धुलवाएंगे औरंगजेब के नाम की, अकबर के नाम की, और मुसलमानों को गुमराह करते रहेंगे। हम कहना चाहते हैं कि हम ईटेड होने वाले नहीं हैं। हम लोग विकास की गाड़ी में बैठे हैं, विकास चाहिए। मतलब करेंगे ये, भरेंगे हम देश के मुसलमान, भारतीय मुसलमान करेंगे ये, फोड़ोगे हैं, अत्याचार तुम करोगे, नाम बदनाम भारतीय मुसलमानों को। अब ऐसा नहीं चलेगा। हम तो कहते हैं मोदी जी से, कल नहीं परसों नहीं, एनआरसी आज ही रात को 8 बजे लागू कर दो। अगर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मुसलमानों के हमदर्द हो तो एक एक मुसलमानों को, ममता बनर्जी से कहना चाहता हूँ, अपने राज्य के मुसलमानों को, बंगाल के मुसलमानों को, यूपी के मुसलमानों को, अखिलेश जी से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ममता बनर्जी से, एक एक मुसलमानों को मदीना दिखला दीजिए, उनका पासपोर्ट बनवा दीजिए। नहीं करेंगे, मर जाएगा, इनकी जाएगी। नहीं करेंगे, बस ये क्या करेंगे, औरंगजेब की ईंटें, औरंगजेब की और बाबर की ईंटें हमारे सर पर रखवाएंगे, मदीना नहीं दिखलाएंगे। मेरा नाम अरशद खान है। आप मुझे बताइए अरशद जी, बंगाल को लेकर क्या कहेंगे? क्या बंगाल में अब बदलाव आने की बारी आ चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ बंगाली ऐसी राज्य है जिसमें बदलाव करना है, और माननीय मोदी जी ने बिल्कुल विकसित भारत की जो ट्रेन में पूरे हिंदुस्तान को बिठाया है, अल्पसंख्यक से लेकर सभी बड़ी बड़ी देश के सभी राज्यों के लोग उस विकसित भारत के ट्रेन में बैठे। तो हम कहना चाहते हैं ममता बनर्जी जो गुमराह कर रहे हो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वोट चोर का नारा किसने दिया? जिनने 70 साल 80 साल बैठ के चोरी की, वो चोर है, वो सबको चोर समझता है। मोदी जी को आशीर्वाद मिल रहा है पूरी देश का। अभी आप उदाहरण देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, महाराष्ट्र के अंदर आशीर्वाद दिया है, इसलिए प्रचंड बहुमत मिली वहाँ पे बीएमसी चुनाव में। तो ये क्या है, ये उदाहरण है। और ममता बनर्जी की नूर है। तो पहले तो मुसलमानों को बंगाल के किसने किया? वाम दलों ने। और अब ये ममता बनर्जी 15 सालों से राज कर रही है, पहले वाम दलों ने गुमराह किया। अब मुसलमान गुमराह होने वाला नहीं है। और मोदी जी की जो हमने माला जपी है, उससे हमने विपक्ष का जहर काटने का काम किया है। और हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम कहना चाहते हैं मुसलमानों से, भाइयों से, जो गुमराह हैं आप हैं, उन गुमराहों से निकल के बाहर आइए। और ये विपक्ष यही है जिसने हमें 70-80 सालों से गुमराह कर रखा है। धन्य है प्रधानमंत्री जी का, जो हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को सम्मान दिया। क्या आज हमारी बहनें उत्तर प्रदेश के अंदर रात को 12 बजे स्टेशन से अपने घर नहीं जाती? क्या यह उदाहरण नहीं है? क्या जो विपक्ष कहता है कि विपक्ष ने हमने क्या टोपी लगा के हमारा वोट लेंगे, ईंटें हमसे धुलवाएंगे औरंगजेब के नाम की, अकबर के नाम की, और मुसलमानों को गुमराह करते रहेंगे। हम कहना चाहते हैं कि हम ईटेड होने वाले नहीं हैं। हम लोग विकास की गाड़ी में बैठे हैं, विकास चाहिए। आज देश का मुसलमान शिक्षित, पढ़ा लिखा, आज अपनी बहनों को मान सम्मान, और बहनों के विकसित भारत की ट्रेन में जो हम बैठे हैं उससे सम्मान मिल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध उन्होंने किया। वो ये कहती हैं बीजेपी अपनी जमीन तैयार कर रही है, टीएमसी के वोटरों का नाम काट रही है। मैं कहना चाहता हूँ, ये मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, देश के सभी लोगों से, कि गुमराह कौन कर रहा है? ये जो एसआईआर की मांग किसने की, वोट चोर किसने कहा? इसमें तो मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। इसमें तो कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी वर्सेस चुनाव आयोग। तो ये तो चुनाव आयोग का मुद्दा था, फिर कहाँ से प्रधानमंत्री आ गए? प्रधानमंत्री को आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ देश के मुसलमान, अगर कोई तुम्हें गुमराह कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहा है। आज जो एसआईआर के नाम से आप परेशान हो, तो ये राहुल गांधी ने परेशान किया इसलिए। और ममता बनर्जी की सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने सिर्फ पहले हमें आरएसएस से डराया, पहले पाकिस्तान से नाम से डराया, अब ये बीजेपी के नाम से डराया। अगर बीजेपी दुश्मन होती तो 2014 से लेकर आज तक मुसलमानों को योजना नहीं मिलती। मैं कहना चाहता हूँ आपसे माध्यम से, कोई योजना नहीं मिलती मुसलमानों को। ममता बनर्जी बंगाल से सटे बॉर्डरों के लिए भी जगह नहीं दे रही हैं, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार ममता बनर्जी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हैं? क्यों फेंसिंग नहीं करा रही हैं बांग्लादेश के? ये जितने भी आए हैं तारों के नीचे से, ये बांग्लादेशी जितने भी आए हैं, ममता बनर्जी के पिट्ठू हैं। ये उनके तो वोट काट रही बीजेपी। हम बीजेपी वालों से कहना चाहते हैं, अपनी सरकार से कहना चाहते हैं, और अगर सरकार हमारी बात को सुन रही, इनको सबको भागना पड़ेगा जो जितने भी ये देशद्रोही है। मतलब करेंगे ये, भरेंगे हम देश के मुसलमान, भारतीय मुसलमान करेंगे ये, फोड़ोगे हैं, अत्याचार तुम करोगे, नाम बदनाम भारतीय मुसलमानों को। अब ऐसा नहीं चलेगा। हम तो कहते हैं मोदी जी से, कल नहीं परसों नहीं, एनआरसी आज ही रात को 8 बजे लागू कर दो। दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। का विरोध करके असदुद्दीन ओवैसी से लेकर ममता बनर्जी जैसे लोग कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये कानून लेकर आने को लेकर भी काफी ज्यादा पॉलिटिक्स हुई और राजनीति हुई। करने दो उन लोगों को, करने दो, उनका काम ही पॉलिटिक्स करने का। वो मैं कह रहा हूँ, फिर मान सम्मान अपनी बहनों का नहीं कर सकता विपक्ष, तो वो राष्ट्रीय गान का या वंदे मातरम का क्या सम्मान करेगा? इनकी सम्मान की तो नीति खत्म हो चुकी है। मैं ही कहना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ देश का मुसलमान जाग चुका है। हमने 2014 से मोदी की माला जप के इनका जहर काट दिया। हमने अपने बाप दादा को भी, जो आज हैं, उनसे कहना चाहते हैं, जो आपने गलती की वो हम गलती हम नहीं करेंगे। हम 2025 के 26 के मोदी वाले देश के अंदर है, और इसको हमें विकसित भारत को आगे बढ़ाना है हमें। और विपक्ष कहना चाहता हूँ, अगर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मुसलमानों के हमदर्द हो तो एक एक मुसलमानों को, ममता बनर्जी से कहना चाहता हूँ, अपने राज्य के मुसलमानों को,
बंगाल के मुसलमानों को, यूपी के मुसलमानों को, अखिलेश जी से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ममता बनर्जी से, एक एक मुसलमानों को मदीना दिखला दीजिए, उनका पासपोर्ट बनवा दीजिए। नहीं करेंगे मर जाएगा, इनकी मर जाएगी। नहीं करेंगे बस ये क्या करेंगे, औरंगजेब की ईंटें, औरंगजेब की और बाबर की ईंटें हमारे सर पर रखवाएंगे, मदीना नहीं दिखलाएंगे। हैं बाबर के नाम की मस्जिद बनाओगे, इनका लगता है ममता बनर्जी का है या तो बाबर या अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का बाबर, इसलिए बाबर 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 ये करते हैं। बाबर कुछ हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब है, हमारे लिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब है। देश का मुसलमान नहीं, देश का हिंदू मुसलमान कहता है कि मस्जिद बनानी है, आप हजरत मोहम्मद साहब के नाम के बनाओ, आप हजरत इमाम हुसैन के नाम के बनाओ। कौन मना कर रहा है? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मोहम्मद साहब के नाम की मस्जिदें बनाओ, 50 ट्राली ईंटें मैं दूंगा, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इनके मुंह पड़ा है विपक्ष के ऊपर, ये बात योगी जी ने बोला है। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुसलमान मस्जिद तो बन रही है बंगाल में भी, वो बंगाल में सिर्फ ये ममता के पिट्ठुओं ने, ममता के चेलों ने, ममता की सोची चाल ने ये नींव रखवाई है, मस्जिद बनने वाले नहीं। और कहना चाहता हूँ मुसलमानों, मोहम्मद साहब से प्यार है या तुम्हें बाबर से प्यार है, स्पष्ट कर दो और इस चैनल पर लाइक करो और कमेंट लिख कर दो कि मोहम्मद साहब पहले है या बाबर पहले है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार विकास के साथ विरासत को भी संजोने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वर्ल्ड क्लास आज आप देख रहे हैं कि एक्सप्रेसवे, हाईवेज, एयरपोर्ट और स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए अस्पतालों का जो निर्माण हो रहा है, उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही है कि जो उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल हैं, पुरातन किले हैं, यहां तक कि जो पीपल और बरगद के 100 साल से अधिक पुराने वृक्ष हैं, उनको भी कैसे संजो कर रखा जाए, इसका पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ का जो उत्तर प्रदेश का विकास है, उसके साथ साथ विरासत को भी संभाल के रखने का प्रयास योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। अयोध्या राम जन्मभूमि में आप देखिए कि जहां वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, रेलवे स्टेशन को विकास किया गया है और जिस तरह से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, उसके कारण से पिछले साल वहां पर आने वाले पर्यटकों का धार्मिक स्थल पे दर्शन करने के लिए वो जो संख्या थी, उसने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 1.25 करोड़ लोग वहां पिछले वर्ष आए। अंदाजा इसी से लगाइए कि इसी कड़ी में प्रयागराज में कुंभ लगा और उस महाकुंभ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई, जिसमें करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, उसके लिए जो व्यवस्था की गई थी वो वर्ल्ड क्लास थी। इसी तरह से काशी, वृंदावन और मथुरा, इसका विकास किया जा रहा है। काशी में काशी कॉरिडोर, उसके अलावा अभी आप देखिए कि वृंदावन, मथुरा में जिस तरह से विकास के काम किए जा रहे हैं, साथ साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि 100 वर्ष से अधिक ऊपर के जो पीपल और वट है, उनका भी संरक्षण कैसे किया जाए। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि आपने देखा कि पिछले दिनों संभल में जो वहां ब्रह्मकुंड थे, ब्रह्मकूप थे, उनको जो कुछ लोग थे उन्होंने कब्जा करके, अवैध कब्जा करके उसके ऊपर निर्माण कर दिया था, उसका भी विकास करने का काम और अवैध कब्जों को हटाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। यानी योगी जी का इरादा बिल्कुल साफ है, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि विकास के साथ विरासत को भी वो साथ लेकर चलेंगे। आप देखिए कि इस मामले में चित्रकूट को विकास किया जा रहा है, पुराने किलों को संरक्षित किया जा रहा है और पुराने किले और भवन जो हैं उनको होटल या पर्यटक स्थलों के रूप में निर्माण किया जा रहा है। आपको एक उदाहरण देता हूं कि ललितपुर का ये जो ताल बेहट किला है, बांदा का रतनगढ़ किला है, इस तरह से उनको संरक्षित किया गया। दूसरा, पैतृक संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए पहले लाखों रुपए की स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी। योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्था की कि यदि आप परिवार में परिवार के नाम करना चाहते हैं प्रॉपर्टी को, मात्र 10,000 रुपए के स्टांप पर आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं और इसको भी ऑनलाइन किया गया। यानी जिस काम में महीनों लग जाते थे, अब आप मिनटों में पैतृक संपत्ति को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। 100 साल से पुराने वृक्षों की अगर मैं बात करूं, 948 ऐसे वृक्षों को संरक्षित किया गया है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए वृक्षों को
वृक्षारोपण किया गया है और वो भी करोड़ों की संख्या में। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार इरादा बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का जहां $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, विकास करना है, वहीं अपनी विरासत को भी धरोहर के रूप में साथ लेकर चलना है। क्या कहेंगे नितिन नवीन जी, 45 साल बाद बीजेपी ने 45 साल के ही अध्यक्ष को आज अध्यक्ष बनाया है, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं और आने वाले बंगाल चुनाव में कितनी मजबूती अब बीजेपी को मिलने वाली है? देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को युवा समझ रहा है, क्योंकि 45 साल की ही भारतीय जनता पार्टी है और 45 साल के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसलिए एक संचार जो है भारतीय जनता पार्टी में, रक्त संचार एक दौड़ चुका है कार्यकर्ता में कि हम भी कुछ करके दिखाएं, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद को समर्थन नहीं करती है। छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को वो बड़े से बड़े से शीर्ष नेतृत्व का पद वो दे सकती है। ये कार्यकर्ता के दिमाग में कहीं ना कहीं जा रहा है, तो हर कार्यकर्ता मेहनत करेगा और उस मेहनत का फल बंगाल में भी मिलेगा। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी और नितिन नवीन जी का जिंदाबाद का नारा लगेगा। इसी के साथ साथ सर आप बताइए कि एक तरफ बीजेपी ने नितिन नवीन जी जो 45 साल के हैं उन्हें अध्यक्ष बनाया है, राहुल गांधी भी तो हैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष और वो भी युवा हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी की बात आप करती हैं, राहुल गांधी तो युवा होते हुए भी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। देखिए, आदमी उम्र से तो युवा होता ही है, अपने कर्मों से भी उसको युवा रहना चाहिए। उनके कर्म ऐसे है ही नहीं, दुनिया ने उनको पप्पू कह करके छोड़ दिया और अभी भी वो पप्पू की उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनकी ऐसी बातें हैं, इस तरीके के कार्यक्रम में वो जाते हैं कि उनको पप्पू की छवि से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो वो युवा होते हुए मैं समझता हूँ उनको तो मैं बुढ़ापे का ही कहूँगा कि उनको जो है वो मार्गदर्शन मंडल में डाल देना चाहिए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों की आवाज़ बंद कराकर देश को तरक्की नहीं मिल सकती। देखिए, लोगों की आवाज़ अगर बंद होती तो बीजेपी को हर राज्य में जीत नहीं मिलती। ये लोगों की आवाज़ है, जो एक वोट डालता है तो वो अपनी आवाज़ को बुलंद करता है और वो कहता है मेरा वोट मोदी जी के लिए है, तो आवाज़ बुलंद होती है, आवाज़ बंद नहीं होती है। बीजेपी की भी जीत को लेकर ही तो लगातार आरोप लगाते हैं राहुल गांधी और विपक्ष के वोट चोरी कर ली गई है या ईवीएम हैक कर लिया है। वो चोर मोहसेरे भाई जब किसी बंद कमरे में मंथन करते हैं ना, वो बैठते हैं, सोचते हैं क्या करें, चलो एक काम करो, सबसे बड़ा जो शीर्ष नेतृत्व है उसी पे इल्ज़ाम लगाओ, ताकि हम कहीं ना कहीं टीवी पे चलते रहेंगे। आप जैसे पत्रकार फिर उनका इंटरव्यू लेते हैं, भाई क्यों कह रहे हो चोर, तो कम से कम इस बहाने वो टीवी पे आ जाते हैं। तो विपक्ष का काम है, उनको इतना तो करना ही दो। सर, 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश और राहुल गांधी मीटिंग करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब 2027 और 2029 के चुनाव कोई डर नहीं है मीटिंग का। वो तो रोज़ मीटिंग करते हैं, रोज़ समर्थन लेते हैं, रोज़ इकट्ठे होते हैं, रोज़ वो एकजुटता दिखाते हैं, लेकिन आपसी उनकी फूट वो जग जाहिर है, जनता सब जानती है, जनता सबको पहचानती है। ये चश्मा पहले वाला उतर चुका है कि जो मुसलमान को चश्मा पहना दिया करते थे कि मोदी जी का डर दिखाया करते थे और अपना झंडा थमाया करते थे, वो चश्मा उतर चुका है। मुसलमान चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे कहीं और हो, वो मोदी जी को समर्थन देने के लिए आगे कदम बढ़ा चुका है। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों के सहारे ही चल रही है। देखिए, घुसपैठियों का जो अंजाम है वो अब होने वाला है, वो सबको पता है। जो घुसपैठिया है उसको जाना होगा, घुसपैठियों को घुसपैठिया का रास्ता दिखा दिया जाएगा और जो सही है उसका कोई बाल बांका नहीं होगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। अगर उसके कागजात सही हैं, अगर वो देशवासी है तो अपने देश में ही रहेगा। घुसपैठियन को जाना होगा। मोदी जी ने कहा बिहार के बाद अब बंगाल से जंगल राज साफ करना है। बिल्कुल जंगल राज साफ होगा, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो या दिल्ली हो या कहीं भी हो, जंगल राज को तो साफ करना ही है। क्या लगता है सर, इस बार बंगाल में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, बदलाव की ओर भाजपा जा रही है। देखिए, ये बदलाव है जो युवा को एक कमान दी है, तो ये बदलाव की ही रणनीति है और बदलाव होगा। बीजेपी को लेकर ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी के इशारे पर एजेंसियां लोगों को बदनाम कर रही हैं पश्चिम बंगाल। मैंने बताया ना, चोर मोहसेरे भाई जब बैठते हैं कुछ ना कुछ तो कहना ही होता है लाइमलाइट में बने रहने के लिए। वो विपक्ष है, वो उनको भी अपनी राजनीति चमकानी है, चलानी है, तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, उनको कहने दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज अहमद है। और आप मुझे बताइए, बंगाल इस बार बदलाव मांग रहा है, होगा या नहीं? देखो, बंगाल क्या पूरा देश ही बदलाव मांग रहा है, हल्के हल्के बदलाव ही हो रहा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि बादल छटेंगे सूरज निकलेगा। ये सूरज ही निकल रहे हैं अब।
हर राज्य के हिसाब से, दूसरे हिसाब से ये सूरज ही निकल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियों ने मुसलमानों के साथ छल किया है और बीजेपी पार्टी साथ लेकर के चल रही है, हकीकत में साथ लेकर के चल रही है बीजेपी पार्टी। ऐसे बात नहीं बीजेपी पार्टी साथ लेकर नहीं चल रही है, बंगाल में जीतेंगे, जहाँ ना चुनाव हो वहाँ पर बीजेपी पार्टी जीतेगी, उसके सहयोगी दल जीतेंगे। लग रहा है कि ममता बनर्जी अब बंगाल से ममता बनर्जी ने अपना जो पहले कांग्रेस में साथ में थी, अब उन्होंने राज करा है, लेकिन उन्होंने करा क्या है, उन्होंने आज के टाइम में भी उन्हें SIR के साथ लेना पड़ रहा है। भाई SIR तो होनी है, मर्दमशुमारी तो होनी है, क्यों नहीं होगी, किस लिए नहीं होगी, उसे रोक क्यों रहे हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।